क्या आपको पता है कि अगर आप अभी इंडिया और चाइना के बीच में फ्लाइट सर्च करोगे तो आपको एक भी फ्लाइट नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों भला? और ये आज से ही नहीं, सालों से ऐसा ही है। और गूगल कंपनी हार्वर्ड के डिग्री होल्डर्स को रिजेक्ट क्यों कर देती है? और अगर हार्वर्ड से डिग्री लिए हुए रिजेक्ट हो रहे हैं तो बाकी कॉलेज वालों का क्या होगा? इसके पीछे की लॉजिक आपको जरूर जाननी चाहिए, बहुत काम आएगा आपको। और ये कौन सा रेनडियर है जिसका सिंग ऐसे ग्लो कर रहा है? ऐसे ही कई बातों का आज आप इस वीडियो में जानोगे जिसको सुन के आप कहोगे व्हाट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ऑल पे क्लिक करने से अगली अमेजिंग वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाएगी। फैक्ट नंबर 8, आपको तो ये बात पता ही होगी कि कोरोना महामारी जिसने पूरे मॉडर्न दुनिया की वॉट लगा दी थी वो चाइना देश से आया था। चाइनीज ओरिजिन था उसका। कई लोग तो ये कहते हैं कि वो चाइनीज लैब्स में जानबूझकर बनाया गया था किसी प्रोपेगेंडा के तहत। लेकिन चाहे कोरोना नॉर्मल हो या फिर प्रोपेगेंडा हो, वो आया तो चाइना से ही था, क्योंकि फर्स्ट 1000 या 10,000 केसेस चाइना में ही हुए थे। और जब ये घटना हुई थी तो बहुत सारे देशों ने चाइना में डायरेक्ट फ्लाइट्स को ही बंद कर दिया था। अब ऐसी जगह पर डायरेक्ट फ्लाइट कौन रखना चाहता भला? तो ये देखो, एक ग्राफ है इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसका। और आप इस चार्ट में देख सकते हो कि पहले कितने सारे फ्लाइट्स थे और फ्लाइट के नंबर्स एकदम स्टेबल थे और बढ़ते जा रहे थे इनफैक्ट। लेकिन जैसे कोरोना की महामारी हुई, फ्लाइट्स बिल्कुल ही रुक गए। और सबसे अजीब बात यह है कि अब कुछ ही महीनों के बाद लगभग 5 साल हो जाएंगे इस घटना को, यानी कोरोना वायरस को। लेकिन फिर भी अभी तक फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं हुए हैं चाइना और इंडिया के बीच। तो असल में इसका कारण क्या आपको पता है? तो कोरोना वायरस जो है वो तो दुनिया से अभी लुप्त हो चुका है, वो कारण नहीं है। कारण है इंडिया और चाइना के बीच में मौजूद बॉर्डर की टेंशंस। बीते कई सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इलाके में, जिसके चलते रिलेशंस नॉट सो ग्रेट चल रहे हैं। दिसंबर 2022 में एंगटस क्लैश हुआ था अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया में, जहां पर किसी की जान तो नहीं गई थी लेकिन बहुत ही भयंकर क्लैश हुआ था दोनों देशों के बीच। दूसरी बड़ी घटना 2020 में हुई थी गलवान वैली क्लैश। और इस बॉर्डर की घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। और गलवान वैली क्लैश वो हीटिंग मोमेंट था जिसके बाद से इंडिया और चाइना का गुड रिश्ता कभी भी नहीं रहा। तो अब आपके मन में आएगा कि अगर आपको चाइना जाना होगा तो आप कैसे जाओगे? या फिर लोग तो बिजनेस पर्पस के लिए चाइना जाते ही हैं। तो असल में अगर कोई अभी के समय में इंडिया से चाइना जाना चाहता है तो उसको हांगकांग के थ्रू जाना होगा, मतलब इंडिया टू चाइना वाया हांगकांग। तो असल में हांगकांग का फ्लाइट लेना पड़ता है। तो जब हांगकांग का नाम आता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हांगकांग तो चाइना में ही है। लेकिन देखो, यहाँ पर एक बहुत ही अटपटी सी चीज है कि हांगकांग ना ही कोई अलग देश है और ना ही चाइना के अंदर है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि हांगकांग हमारा है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। चाइना का ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिसे SAR कहते हैं, यानी ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। हांगकांग अपने आप में अलग कंट्री मानता है और इंटरनेशनल फ्लाइट चार्ट्स है वो भी अलग कंट्री मानते हैं। इसलिए हांगकांग का फ्लाइट इंडिया से अवेलेबल होता है। भले ही मेन लैंड चाइना के अंदर मौजूद इतने सारे एयरपोर्ट है उसमें से किसी में भी नहीं होगा डायरेक्ट फ्लाइट, लेकिन हांगकांग में जरूर होगा। लेकिन हांगकांग ना ही कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है और ना ही चाइना का है। इस कंट्री का रिलेशन स्टेटस है कॉम्प्लिकेटेड। चाइना के पास ऐसे 2 SARs हैं, यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। पहला है हांगकांग और दूसरा है मकाओ। तो बॉर्डर टेंशन ही वो कारण है जिसके चलते डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है भारत और चाइना के बीच। देखो, अगर किसी के मन में ये सवाल आता है कि इंडिया से ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जितने मेजर प्लेसेस है आप भारत से जा सकते हो डायरेक्ट फ्लाइट लेके, लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश है जहां पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाता है, जैसे कि बोलिविया, पराग्वे और अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि सियरा लियोन और ऐसे बहुत छोटे मोटे कंट्रीज। इन छोटे कंट्रीज पे डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, ये तो सेंस बनाता है। लेकिन बाकी सारे मेजर जगहों पर फ्लाइट्स हैं। लेकिन मेजर में चाइना ही एक ऐसा है जहां पर देयर आर 0 डायरेक्ट फ्लाइट्स। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप कभी धूप में निकलते हो और आप चाहते हो कि आपको प्रोटेक्शन मिले सूरज के हार्मफुल रेज से, आपके स्किन पे कोई बीमारी ना हो, तो यूजुअली इसके लिए आपने सनस्क्रीन को देखा होगा। जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है, जैसे कि मान लो विराट कोहली खेल रहे हैं या फिर किसी भी क्रिकेटर को ले लो, तो वो सनस्क्रीन लगा के ही खेलते हैं जब मैच दिन में होता है। तो सनस्क्रीन का साइंस क्या होता है? आखिर ये कैसे एक क्रीम कैसे हमें बचा देगा सन के रे से? सन इतना बड़ा बॉडी है, उसका इतना पावरफुल रेज होता है, एक क्रीम कैसे बचा सकता है? तो जी हाँ, साइंटिफिकली स्पीकिंग रिसर्चेस में ये पता चला है कि सनस्क्रीन के जो केमिकल्स होते हैं वो एक्चुअली में आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। और सनस्क्रीन भी अलग अलग पावर का आता है, जैसे कि SPF 30, SPF 50, SPF 75, SPF 100। अब ये SPF का क्या मतलब होता है भला? तो ये जान लो, ये जानकारी सही में आपके जिंदगी भर काम आएगी। तो देखो, SPF का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने कुछ भी नहीं लगाया, नॉर्मली धूप में निकल गए हो और धूप में आप टाइम बिता रहे हो, मान लो आपने 1 घंटे बिताया, तो उस 1 घंटे में जितना डैमेज आपके बॉडी को पहुंचेगा, जो कि थोड़ा सा ही डैमेज होता है वैसे 1 घंटे में, और वो
भी एकदम दोपहर वाले समय में, तो उसी को 30 टाइम्स ये क्रीम बढ़ा देता है। यानी जितना डैमेज आपको 1 घंटे में हो रहा था SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाने के बाद, अगर आप 30 घंटे सन में खड़े रहोगे तब जाके आपको 1 घंटे वाला डैमेज मिलेगा। यानी लिटरली पूरे दिन घर से बाहर रहने से भी सन कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, बस टाइम को मल्टीप्लाई करता है ये। मान लो किसी का स्किन धूप में 10 मिनट रहने से जलने लगता है, 10 मिनट बाद उसको अनकंफर्टेबल लगने लगता है, तो अगर वही सनस्क्रीन लगाएगा तो उस 10 मिनट को 30 से गुना कर दो, यानी वो धूप में 300 मिनट रह सकता है विदाउट गेटिंग सनबर्न। तो हाँ, पूरा समरी ये है कि नॉर्मल इंसान का पावर अगर 1 है तो SPF 30 उस पावर को 30 गुना बढ़ा देता है, सन को झेलने का पावर। और SPF 50 50 गुना बढ़ा देगा, SPF 75 गुना बढ़ा देगा। और इनफैक्ट SPF 100 वाले क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने हैंड को कितने सेकंड तक वॉश करते हैं, देखो मैंने कुछ लोगों को तो देखा है कि खाने के पहले बस पानी में हाथ 2 सेकंड फेर लिया, बस हो गया, खाने बैठ गए। और नॉर्मली कोई बाहर से आता भी है और हैंड वॉश करता भी है तो बस 3 4 5 सेकंड ही करते हैं लोग। तो रिसर्च पेपर्स की बात करें तो इफेक्टिव जर्म रिमूवल तभी होता है जब अपने हाथ को कोई 20 सेकंड कम से कम धोता है, यानी गिनकर 20 सेकंड तो हैंड वॉश करना ही चाहिए। तभी जो आपके हाथ में पैथोजेंस है वो कम होते हैं और जितने भी इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबके नंबर्स कम होते हैं। तो आपके भी हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन 20 सेकंड तो होना ही चाहिए। तो आज अपना जब हाथ धोगे तो 20 सेकंड हाथ धोना, नहीं तो घर में घुस के मारूंगा मैं आपको। फैक्ट नंबर 5, अभी एक ऐसा आर्टिकल आया था गूगल के हायरिंग प्रोसेस से, जिसमें गूगल कंपनी के लिए एक लड़का इंटरव्यू दे रहा था और उसके पास हार्वर्ड का एक डिग्री था। और दूसरी तरफ जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा भी होता है कि जिस लड़के को 16 कॉलेजेस ने रिजेक्ट किया था क्योंकि उसका दिमाग बहुत अलग टाइप का था, उसको फाइनली 16 कॉलेज से रिजेक्ट होने के बाद गूगल ने हायर किया और उसके ग्रेड्स भी उतने अच्छे नहीं थे, CGPA जस्ट 4 का था। तो इससे ये पता चलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज जो होती है वो अक्सर नॉर्मल कंपनीज की तरह बोरिंग प्रोसेस में नहीं जाती। हाँ, गूगल भी डिग्री होल्डर्स को हायर करती है, लेकिन गूगल के हायरिंग प्रोसेस के बारे में ये एक बहुत ही प्रचलित बात है कि वो डिग्री को उतना वेटेज नहीं देती है जितना कि प्रैक्टिकल स्किल्स को देती है। लिली मैक नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गूगल में और उसके पास कोई डिग्री नहीं था, वो बस ऑनलाइन कोडिंग सीखी थी और ऑनलाइन क्लाइंट्स को हैंडल करती थी, पर फिर भी गूगल ने उसके प्रैक्टिकल स्किल्स को देखते हुए उसे हायर कर लिया। केन लैंग नाम का एक इंजीनियर है गूगल में और उसके पास भी कोई डिग्री नहीं था, वो सेल्फ टॉट एक्सपर्ट था एल्गोरिथम्स में और गूगल ने इसके भी प्रैक्टिकल स्किल्स को देखते हुए इसे हायर कर लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं और वो बात ये है कि ऐसा कहा जाता है कि स्किल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड होते हैं। अब देखो इस बात का बहुत ही गहरा मतलब है। देखो मान लो आपने अभी 1 करोड़ रुपए कमा लिया, ठीक है, अब आपके बैंक में है, तो क्या है कि वो पैसा असल में इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी वो पैसा कभी ना कभी खत्म हो जाएगा और आज से 10 साल बाद जब महंगाई और बढ़ेगी तब आपके इसी सेव्ड किए हुए पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। जितना सामान आप अभी खरीद पा रहे हो इसी पैसे से 10 साल या 20 साल बाद इतने ही पैसे से आप जितना अभी खरीद पा रहे हो उसका आधा ही खरीद पाओगे, यानी आपके जमा किए हुए पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन आपका जो स्किल है वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, जिसका मतलब ये है कि मान लो कि आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आता है और अभी आप अपने क्लाइंट से 50,000 रुपीज चार्ज करते हो, लेकिन 20 साल बाद अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो आपका जो फीस होगा वो भी महंगाई दर के हिसाब से बढ़ा हुआ होगा, तब आप शायद 1 लाख या 1.5 लाख चार्ज कर रहे होगे। आपका स्किल तो वही का वही है, लेकिन स्किल से जो आप कमा रहे हो वो आपका हमेशा सिक्योर रहेगा। इसलिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भी नहीं, सबसे बड़ा स्किल, प्रैक्टिकल स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, वो सबसे बड़ा एसेट है जो कि जिंदगी की इस नैया को पार लगा सकता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कमाते बहुत हैं लेकिन वक्त के साथ हमेशा पैसा नहीं रह पाता उनके पास, लेकिन अगर आप कोई चीज में मास्टरी कर लो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेट कर देता है। और हाँ, दुनिया में कुछ भी उतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, लेकिन थोड़ा सा जोश तो रखना होता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, नहीं तो आसान है बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन आसान कुछ होता नहीं एक्चुअली। फैक्ट नंबर 4, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो ये एक रियल केस है जो कि हो भी सकता है और इसका कैलकुलेशन देख के बहुत मजा आता है। मान लो कि एक पर्सन लिफ्ट में जा रहा है अपने फ्लैट में और लिफ्ट अचानक से किसी मैकेनिकल रीजन के चलते बीच में ही अटक गया और वो ऐसे जगह पे अटक गया जहां से रेस्क्यू करने में बहुत टाइम लगेगा। जहां पे फ्लोर है वहां पे अटका नहीं है बल्कि फ्लोर्स के बीच में अटक गया मान लो, तो लिफ्ट में सफोकेशन तो होगा, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। और मान लेते हैं एक ऐसा केस जिसमें घंटों तक रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच पाए, तो
क्या लिफ्ट में इंसान की मृत्यु हो जाएगी? अब लिफ्ट का नॉर्मल साइज तो आपने देखा होगा, तो नॉर्मल साइज को कंसीडर करते हुए जितना हवा, जितना ऑक्सीजन उतने में रहता है, उसमें कितने देर इंसान रह पाएगा वर्स्ट केस में? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखो, लिफ्ट का सर्वाइवल कैलकुलेशन ये है कि अगर लिफ्ट का नॉर्मल साइज अगर हम लोग देखें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और अगर हवा का वॉल्यूम कैलकुलेट करें और जितना हवा इंसान लेता है, जो कि है करीब 0.5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट, तो उसके हिसाब से 34 घंटे वो वक्त आता है। यानी हाँ, लिफ्ट में सफोकेट हो के किसी की मृत्यु नहीं होती है जब तक कि ऐसा केस ना हो जाए जिसमें कि 34 घंटे तक कोई रेस्क्यू वाला ना आए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अपने डेली लाइफ में लिफ्ट को यूज करते हैं। तो फैक्ट ये है कि लिफ्ट का जो सफोकेशन होता है वो साइकोलॉजिकल है कि अरे मैं फंस गया, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में 36 घंटे इंसान टेक्निकली रह सकता है अगर ऑक्सीजन के वॉल्यूम को देखे तो। और वैसे भी पुराने बिल्डिंग्स की ये बात रही। अब जो नए लिफ्ट्स आ रहे हैं उसमें तो वेंटिलेशन सिस्टम होता है, यानी थोड़े से एरिया से हवा पास होते रहता है। यानी नए लिफ्ट्स में सफोकेशन होना इम्पॉसिबल है टेक्निकली स्पीकिंग। फैक्ट नंबर 3, देखो, जो महंगाई दर होती है यानी इन्फ्लेशन, वो हमें अगर 1-2 साल 3 साल देखे तो उतना समझ नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत सालों को कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस ह्यूज हो जाता है। जैसे कि अभी के समय में फॉर्च्यूनर या फिर BMW X1, ये जो गाड़ी है ये करीब 45 से 48 लाख के बीच में आती है। तो कार इंडस्ट्री में ये जो इन्फ्लेशन दर है वो करीब 5% है। यानी इस साल जिस गाड़ी की कीमत 45 लाख है, सिर्फ 2031 आते आते उसी गाड़ी की कीमत 64 लाख रुपीस हो जाएगी, और 2046 आते आते उसी गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगी, और 2061 आते आते उसी गाड़ी की कीमत 2 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। यानी तब फॉर्च्यूनर 2 करोड़ से कम में नहीं मिल रहा होगा। यानी अच्छी खासी गाड़ियां जो है ये भी लेने में लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि नॉर्मली यही ऑब्जर्व किया जाता है कि जिस तरह लोगों की इनकम बढ़ती है साल दर साल, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ती है। यानी आपकी इनकम भी बढ़ेगी लेकिन महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसलिए अपने स्किल्स को डेवलप करो, पढ़ाई करो, ताकि फ्यूचर में अर्निंग्स अच्छी हो और BMW, मर्सिडीज जो चाहे वो आप ले पाओ। फैक्ट नंबर 2, नोकिया 3310। इस लेजेंड फोन के बारे में कभी आप अपने डैड से पूछना, या जिसको पता है उसको तो पता ही है इसके बारे में। ये एक ऐसा फोन था जिसको कि मार्स का जो पत्थर है मजबूत वाला, मंगल ग्रह का पत्थर, उससे भी ज्यादा मजबूत माना जाता था। इसको हथौड़ा से तोड़ने पे हथौड़ा टूट जाता था। लेकिन अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस फोन के लिए भी कवर्स आते थे। जी हाँ, नोकिया 3310 के लिए भी मार्केट में प्रोटेक्टिव कवर्स मौजूद थे, एंड दैट इज हिलेरियस। फैक्ट नंबर 1, देखो, इंडिया में तो ये चीज कॉमन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ऐसे कई कई जगहें हैं जहां पर ऐसे रेनडियर्स बहुत होते हैं। और रेनडियर्स मेजर एक्सीडेंट नंबर्स के कारण होते हैं। मतलब कई देशों में ऐसा है जहां पे 100 में से 20 एक्सीडेंट इन्हीं के वजह से होते हैं, क्योंकि ये जानवर बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हैं और अचानक से गाड़ी के सामने आ जाते हैं। तो इसी को बचाने के चक्कर में कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है हर साल। तो फिनलैंड में ये प्रॉब्लम बहुत ही वाइड स्प्रेड थी। तो फाइनली वहां के अथॉरिटीज ने एक काम किया, और वो ये कि वहां के सारे रेनडियर्स के सिंग पर एक रिफ्लेक्टिव पेंट को पेंट कर दिया, ताकि रात के समय ये इजीली स्पॉट हो पाए दूर से ही। और ये रिफ्लेक्टिव पेंट कुछ ऐसा दिखता है। यानी आप अगर फिनलैंड कभी गए और ऐसे रेनडियर्स आपको देखने मिले तो चौंकना मत। बोनस फैक्ट, लैरी पेनल नाम के एक फोटोग्राफर हैं। उन्होंने एक ऐसा पिक्चर क्लिक किया था जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फोटोज में माना जाता है। इस फोटो का नाम है फाइनल आवर्स लायन। फाइनल आवर्स यानी आखिरी कुछ घंटे एक शेर के। ये जो शेर आप फोटो में देख रहे हो, इसकी जब ये फोटो ली गई थी ये वाली, उसके 5 घंटे बाद ही ये लायन मर गया था। और इस फोटो में देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑफ है इस फोटो में, कुछ अलग है, एनर्जी मिसिंग है और पोस्चर में कॉन्फिडेंस गायब है। तो ये था किंग इन द फाइनल आवर्स। तो ये था आज का वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।